हेलो दोस्तों, मैं सनी एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एस स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे टेंस। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए, कलम कॉपी लेके बैठिए, बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी वो नोट डाउन करते जाइए। तो आज तक जो हम लोग टेंस सीखते आए हैं तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आज हम लोग सीखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और एक बार सीखेंगे कि पूरे ग्रामर की पेरेंट पार्ट होती है टेंस। तो टेंस हमें यह बताती है कि कौन से काम कौन समय में होती है। तो मैंने यहाँ दो चीज़ सीखी। क्या क्या सीखी? टेंस हमें यह बताती है एक काम और एक समय। मैंने क्या बोली? टेंस हमें दो चीज बताती है। क्या क्या बताती है? कि कौन से काम कौन समय में हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंपल वर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ कि समय को ही टेंस कहते हैं, समय को ही टेंस कहते हैं। अब चलिए लाइक एग्जाम्पल देती हूँ। वह खेलता है। मैं क्या बोली? वह खेलता है, यानी वह खेल रहा है। खेलता है अंतर है, वह खेलता है, वह खेल रहा है। खेल रहा है क्या है कि वो अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मैं लिख दी ट्रांसलेशन, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या लिखी यहाँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ इससे मैं क्या सीखी कि मैं पढ़ा रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, कब तक पढ़ाऊंगी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि टेंस मुझे दो चीज बताती है। क्या क्या? एक काम और कितने समय में हो रही है, दो चीज बताती है। तो चलिए इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि टेंस समय को कहते हैं। समय हमें यह बताती है कि कौन काम कौन से समय में हो रही है या होती है। तो उसी समय के अनुसार टेंस को तीन प्रकार में बांटा गया। चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो समय के अनुसार फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान समय, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आंखों के सामने हो रही है, वो सब वर्तमान में आएगी। एंड दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, जो बीत गया। एग्जाम्पल देखते हैं कि वह गई थी, बहुत पहले गई थी। हम लोग जन्म लिए थे, बहुत पहले लिए थे, अब बड़ी हो गई हूँ। सही है ना? अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, सही है। तो चलिए इसी टाइप से हम लोग कहेंगे कि वो पास्ट हो गई। और फ्यूचर, जो कि आने वाले समय में, कभी सोच ही नहीं सकती हूँ कि कल क्या होने वाली है, कल क्या होगी। तो जो भी वह कल जाएगी, कल जाएगी। हो सकता है जाएगी कि नहीं जाएगी, हो सकता है कल उसके घर मामा आ जाएंगे, वो नहीं भी जाएगी। तो इसी टाइप से वो हो गई फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? भविष्य काल। तो देखिए तीन टेंस यहाँ पे सीखे मैंने। क्या क्या सीखी? प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान में अभी होती है, और पास्ट टेंस जो जो पास्ट में खत्म हो चुकी है, यानी भूतकाल में। मैंने एग्जांपल दी, वह गई थी। तो वह गई थी यानी कब गई थी? हो सकता है 2-3 दिन पहले गई थी, 4 दिन भी पहले गई थी। तो ये क्या है? खत्म हो चुकी है, तो उसे मैं पास्ट टेंस में रखूंगी। और जो आने वाले समय में, लाइक वह कल आएगी, वह कल जाएगी, तो ये आ जाएगी फ्यूचर टेंस में। तो इसे मैं क्या बोलूंगी? फ्यूचर टेंस बोलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जितने भी काम का एक्शन वर्तमान समय में लिया गया हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे? रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं मारना है। मैं जो बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनिए, लिखिए कॉपी पे। जितने भी काम का एक्शन प्रेजेंट टेंस में ली गई है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि जो भी काम वर्तमान समय में किया गया हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेल रहा है, वह खेल चुका है, वह खेलता रहा है। मैं क्या बोली? फिर से मैं रिपीट करती हूं। जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में होती है, हो रही है, हो चुकी है, या होता आ रहा है, तो उस टाइप टेंस को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बोली? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जितने भी काम का एक्शन वर्तमान समय में लिया गया हो, उसे मैं प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप खाते हो, आप खेल चुके हो,
खेल चुके हो। ये सब प्रेजेंट टेंस की एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रेजेंट टेंस की एग्जाम्पल से मैंने क्या सीखी कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, यानी पढ़ा रही हूं, अभी मैं पढ़ा रही हूं, आप देख रहे हो मुझे, मैं पढ़ा रही हूं, तो ये वर्तमान में हो रही है अभी, तो ये सब वर्तमान में रखा गया है। आप खाते हो, आप खाते हो, अभी खा रही हूं, खाते हो। अगर चलिए एक मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई पूछे आपसे कि आप क्या करते हो अभी, अगर आप जॉब करते हो तो बोलोगे कि मैं जॉब करती हूँ। अगर स्टडी करते हो तो बोलोगे मैं स्टडी करती हूँ। तो कैसे बोलोगे? मैं स्टडी करती हूँ, यानी वर्तमान समय में अभी आप स्टडी कर रहे हो। अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, तो वो जवाब देगा मैं जॉब करती हूँ। तो अगर मेरे से पूछे आप क्या करती हो, तो मैं पढ़ाती हूँ। तो वर्तमान में जो मैं कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी मैं पढ़ाती हूँ, यानी वर्तमान में मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, तो ये भी किस में आ जाएगी? प्रेजेंट टेंस में। और आप खेल चुके हैं, यानी अभी जस्ट वो काम खत्म की हुई है। अगर मैं पढ़ा के जाऊंगी तो कोई पूछे मुझसे कि क्या आप पढ़ा चुकी हैं? हाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी अभी जस्ट मैं खत्म करके गई हूँ, यानी वर्तमान में ही खत्म की हूँ जस्ट, तो उसको भी मैं प्रेजेंट में रखूंगी। इस टाइप को टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बिल्कुल नहीं रटना है, रटने का काम करना ही नहीं है, समझने का काम करना है। इसमें 12 टेंस है, 12 टेंस का 12 पार्ट है, 12 पार्ट को पढ़ के हम लोग को समझना है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खाते हो, आप खेल चुके, ये सारा कौन टेंस में रखा गया है? प्रेजेंट टेंस में, जिसे कि वर्तमान काल करते हैं। अब देखिए, समय के अनुसार ही वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे मैं कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोली? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको मैं हिंदी में बोलती हूँ सामान्य वर्तमान काल। एंड दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एंड उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी का एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस। तो इस तीनों का मतलब हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी पढ़ा रही हूं, कंप्लीट नहीं हुई है, यानी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, इसे मैं हिंदी में बोलूंगी अपूर्ण वर्तमान काल। लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं एग्जाम्पल दी, आप खेल चुके हो, आप खेल चुके हो, यानी आप कंप्लीट कर लिए हो खेलने का काम, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? पूर्ण वर्तमान काल। एंड नेक्स्ट लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे वह 2 घंटों से आता रहा है, वह 2 घंटों से आ चुका है, तो वह 2 घंटों से आता रहा है, यानी आता रहा है, कब स्टार्ट किया और कब तक वो आता रहेगा पता नहीं है, तो वो पूर्ण अपूर्ण। और वह 2 घंटों से आ चुका है, वह 2 घंटों से पहले आ चुका है, तो क्या हो जाएगी? पूर्ण, वो आ चुकी है, तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इसे कहते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस परिभाषा सबसे पहले जानते हैं, तो जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई काम वर्तमान समय में होता है, हमारे आंखों के सामने होता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, सीता खाती है। मैंने क्या बोली? कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने होती है या होता है। देखिए सीता खाती है, ध्यान दीजिएगा, ती है, होती है, यानी सीता खाती है। कौन टेंस में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कीजिएगा परिभाषा कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने होता है या होती है, तो उसे हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दी, सीता खाती है, ती है, ध्यान दीजिएगा, होती है तो सीता खाती है। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाने का काम कर रहा है, कब? प्रेजेंट टेंस में, जाता है अभी, तो फिलहाल ता है आया, तो इसे क्या समझेंगे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे अब जब परिभाषा समझ गए कि किसे कहते हैं तो पहचानेंगे कैसे कि कौन टेंस है। तो चलिए पहचान का नियम मैं बताती हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, आप लोग भी। कैसे नोट करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में लिखिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं, मैंने क्या बताई कि पहचान के नियम मैंने क्या बताई कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है, जाती है। जिस वाक्य के अंत में, तो वाक्य के अंत में क्या आया? ती है, वाक्य के अंत में क्या आया? ती है। तो मैंने क्या बोली, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो ये वाक्य वह स्कूल जाता है, जाती है, ती है आया, तो ये कौन से टेंस हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम कैसे पहचाना जाता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पहचान गए, परिभाषा जान गए किसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, और उसकी पहचान के नियम जान गए तो आप बनाएंगे उसको कैसे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो बनाने का नियम कैसे? तो देखिए बनाने के नियम आप लोग नोट कीजिएगा। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या होगी? सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद वर्ब का पचमा रूप यानी एस या ईएस लगाकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। मैंने क्या बोली? सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप एस या ईएस लगाकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा मैं क्या बोल रही हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप यानी एस या ईएस लगाकर वर्ब के फॉर्म में अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दी, यहाँ क्या है? सीता खाती है, सीता मेरा क्या है? वर्ब है, तो सीता, सीता क्या है? सॉरी सब्जेक्ट है, तो सीता एंड जिसमें ता है, ती है लगी रहेगी उसी में मैंने वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। तो देखिए खाना में ती है लगा हुआ है तो खाना में ही वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे इट, एंड सीता के साथ, सीता सिंगुलर है इसलिए इट्स हो जाएगा इसका सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे? सीता इट्स। तो जहां कहीं भी अगर इंग्लिश में लिखी रहेगी सीता इट्स तो समझेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसे हिंदी करते समय आसान हो जाएगी कि हिंदी कैसे करेंगे। तो उस वाक्य के अंत में ता है, ती है लगाएंगे। जैसे सीता इट्स, जैसे ही मेरी नजर पड़ी इट्स, सब्जेक्ट वर्ब का पांचवा रूप, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखी, सब्जेक्ट और वर्ब का पांचवा रूप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनाएंगे? सीता खाती है, समझ में आ गई? कैसे बनाएंगे? सीता खाती है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। उसके बाद क्या है? वह के क्या होगा? सॉरी ही, वह के ही, वह जाता है ही, एंड जिसमें ता है, ती है लगा रहेगा उसी को मैं वर्ब का पांचवा रूप उसी में लगाएंगे। ता है, जाता, जाना में लगा हुआ है ता है, तो जाना का क्या होता है? गो, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब गोज हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? ही गोज, ही गोज। अगर कहीं भी ही गोज पड़ी रहेगी इंग्लिश बुक में तो क्या समझेंगे इसका हिंदी करने वक्त कि जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का पांचवा रूप आया तो उसमें मैं क्या करूंगी? ता है, ती है लगाऊंगी। कैसे? वह जाता है, वह जाता है। तो देखिए उसके आगे हम मोर एग्जाम्पल देख सकते। नोट है, नोट आप लोग नोट कीजिएगा। ही, सी, इट और एक नाम के साथ,
वन नेम, वन नेम के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सिंगुलर वर्ब की प्रयोग करूंगी। और आई बी यू और दे के साथ और एक से अधिक नाम के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करूंगी, यानी एस या एस नहीं लगाऊंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो उसी रूल से मैंने यहाँ क्या लिखी नोट में, ही सी इट और एक नाम के साथ एस या एस लगाएंगे वर्ब का पांचवा रूप में, लाइक पांचवा रूप। और आई बी यू दे के साथ एस या एस नहीं लगा। चलिए वंस मोर एग्जाम्पल देखते हैं। सीता खाना बनाती है। फिर मैंने यहां क्या देखी, सीता खाना बनाती है, ताहे तीहे आई। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सीता क्या है, सब्जेक्ट सीता। उसके बाद क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप का पीछे से जाएंगे, जिसमें ताहे तीहे है उसी में वर्ब का पांचवा रूप। तो खाना बनाना का इकट्ठा मीनिंग होता है कुक, तो सीता कुक्स, सीता कुक्स। कैसे बोलेंगे, सीता कुक्स। क्यों कुक्स, तो खाना बनाना का मीनिंग कुक्स। तो अब देखिए सीता सब्जेक्ट है और कुक मेरी वर्ब है, तो वर्ब का पांचवा रूप क्या लगाएंगे, ही सी इट और एक नाम, सीता एक नाम है, तो एक नाम के साथ मैंने एस या एस लगाई, वर्ब के साथ एस या एस लगाई। अब देखिए वंस मोर एग्जांपल, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं। अब देखिए वे लोग क्या है, सब्जेक्ट, वे लोग को दे, वे लोग को कैसे इंडिकेट करेंगे, दे से। अब दे, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप, कहां जाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप जिसमें ताहे तीहे लगी हुई है, तो जाना में ताहे तीहे लगी हुई है, तो दे। उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गो, और उसके बाद पीछे से चलेंगे। अब स्कूल, कहां जा रहा है, स्कूल, तो जो चीज जहां पहुंच रहा है टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो दे गो टू स्कूल। अब बताइए अगर इंग्लिश सेंटेंस में कहीं पड़ी रहेगी दे गो टू स्कूल, तो समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब है, दे के साथ वर्ब का प्लूरल वर्ब लगेगा, तो इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगाया है। टू स्कूल, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में हम लोग अरेंज करके लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन मेन जो मेरी स्ट्रक्चर रहती है सब्जेक्ट और वर्ब, किसके रूल के साथ कौन वर्ब लगेगी, कौन से रूल के साथ, ये मेजर इंपोर्टेंट है, ये देखनी है ध्यान से। दे गो टू स्कूल, तो हम लोग कह सकते हैं दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, यानी ताहे तीहे की पहचान के नियम है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वाक्य है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए वंस टाइम नोट में ही सी इट और एक नाम के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे और आई बी यू दे के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें एस या एस लगाने से प्लूरल होती है, लेकिन मैक्सिमम वर्ब ऐसे हैं जिसमें एस या एस लगाने से सिंगुलर होती है। इसलिए मैंने यहां लिखी ही सी इट और वन नेम के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे और आई बी यू दे के साथ प्लूरल वर्ब यानी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बताइए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी एस या एस लगाने से सिंगुलर हो जाती है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी, सीता खाना बनाती है, तो सीता कुक्स, सीता क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहां लिखी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसकी निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगी। सेम नोट आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट किसके साथ क्या लगेगी, किसके साथ क्या नहीं लगेगी। अब देखिए नोट रहेगी तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगी, निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप। अगर डू डज बाहर निकाल दिया तो वर्ब का यहां पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोली, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि डू डज हमने बाहर निकाल दी, जो एस या एस यहां लगता उसको मैंने बाहर निकाल दी, तो यहां सिंपल सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, वह का ही
अब ही के साथ क्या लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा, एस ये यस किसके साथ बोले लगाने के लिए, आप नोट जरूर याद रखिएगा, ही सी इट और एक नाम के साथ एस या यस लगाएंगे, तो इसलिए ही है यहाँ, तो यहाँ क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे, डज, ही डज नोट, उसके बाद क्या है, नोट, ही डज नोट, वर्ब का पहला रूप, कहां से वर्ब है, तो जिसमें ताहे तीहे लगा है, ही डज नोट गो, कहां नहीं जाता है, टू होम, ही डज नॉट गो टू होम। अब जहां कहीं भी रहेगी ही डज नॉट गो टू होम तो समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक है। और कैसे इसे हिंदी करेंगे, वह घर नहीं जाता है। जैसे ही मैंने डू डज बाहर निकाली तो यहां वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, क्योंकि एस या एस मैंने बाहर निकाल ली हूं, इसलिए यहां वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे। वंस मोर एग्जांपल देखिए, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग का यू, अब यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई बी यू दे के साथ ऐसे यस का नहीं करेंगे, तो आई बी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू नोट, यू डू नोट रीड, वर्ब का पहला रूप ताहे तीहे में ये है, तो यू डू नॉट रीड। अब जहां कहीं भी रहेगा यू डू नॉट रीड तो हम लोग क्या समझेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक है और नेगेटिव वाक है, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग नहीं पढ़ते हैं। समझ गए, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब चलिए इसी के साथ देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी के साथ देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो क्वेश्चन वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने का नियम कैसे बनाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कब लगाएंगे, तो एक रूल है, अगर सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा तब बनाने का नियम इस टाइप से हो जाएगा। जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है। अब बताइए आप सब्जेक्ट के पहले क्या आया तब बनाने का नियम इस टाइप से बनाएंगे, क्या राम पढ़ता है, तो राम क्या है, एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लगेगा, डज, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। अब वर्ब का पहला रूप किसमें लगाएंगे, जो ताहे तीहे रहेगा वही मेरा वर्ब है, जो ताहे तीहे के साथ जुड़ा है जो वर्ब वही मेरा वर्ब है। तो क्रिया हो गई पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, तो मैं क्या दी, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स, मैं क्या दी, डज राम रीड। अगर आप कहीं पता चले आपको कि लिखा हुआ है डज राम रीड इन इंग्लिश में, तो आप क्या हिंदी नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, और आप बोल पाएंगे कि इसका मतलब है क्या राम पढ़ता है। अंडरस्टैंड, क्या राम पढ़ता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इस पे आप सोल्व कीजिए, आप ट्रांसलेशन उठाइए, उससे ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट कीजिए, इस प्रकार तो आपको समझ में आएगी कि कहाँ कैसे प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसी में मैं देती हूं, अगर रहेगी क्या राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, डज, डू डज प्लस यहीं पे क्या दे देंगे, नोट, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं बताती हूं, डज नोट राम रीड, डज नोट राम रीड, मैंने क्या दी, डज नोट राम रीड। अब कहीं भी रहेगा डज नोट राम रीड तो आप समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक है, क्योंकि डज लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक है। तो इसे मैं कैसे हिंदी करूंगी, क्या राम नहीं पढ़ता है। अंडरस्टैंड, क्या राम नहीं पढ़ता है। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के पहले क्या है तब बनाने का नियम, अब सब्जेक्ट के बाद रहेगा तब कैसे बनाएंगे। देखिए एक्चुअली दोनों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, लेकिन बनाने का नियम दोनों का अलग अलग है। अब जब सब्जेक्ट, आप लोग नोट करते जाइएगा, जब सब्जेक्ट के बाद क्या
क्यों, कैसे, सो ऑन इत्यादि लगा रहे तब बनाने का नियम। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, ये सब जो भी रहेगा सब्जेक्ट के बाद लिखा उसका मीनिंग पहले, उसके बाद डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताई? जब सब्जेक्ट के बाद क्या, कैसे, क्यों रहेगी तब बनाने का नियम कैसे हो जाएगी? सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे इसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद डू, डच, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दी, राम क्यों घर जाता है, राम क्यों घर जाता है। अब आप बताइए, सब्जेक्ट के बाद आ गई क्यों। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट के पहले, दोनों का मतलब सेम ही है, राम क्यों घर जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ मैन क्यों सब्जेक्ट के बाद लगाई और कभी क्या राम घर जाता है सब्जेक्ट के पहले लगाई। कारण पूछ रहा है यहाँ, राम क्यों घर जाता है। तो अब बताइए, जब कारण पूछ रहा है और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्यों पाई, तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों क्या है? क्यों का मीनिंग वाई। अब बताइए वाई, उसके बाद राम मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसी के अनुसार डू डज का प्रयोग करेंगे। तो राम के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का। तो राम डज, वाई डज। अब उसके बाद क्या आई? सब्जेक्ट। तो राम कहाँ जाता है? घर। गो, ताहे तीहे जिसमें लगा रहेगा वही मेरा वर्ब होगा। तो गो कहाँ जाता है? टू होम। अब बताइए मैं क्या बोली, राम क्यों घर जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे रहेगा तब बनाने का नियम। तो पहले क्या, क्यों, कैसे का मीनिंग, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, राम क्यों घर जाता है, व्हाई डज राम गो टू होम। सबसे पहले क्या लिखे? क्यों का मीनिंग लिखे, उसके बाद क्यों के बाद क्या है मेरा? डू डज। तो डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किए, क्योंकि राम सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। उसके बाद सब्जेक्ट गो टू वर्ब, उसके बाद होम, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए और एक इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। जैसे इसी में मैं लिखती हूं, राम क्यों नहीं घर जाता है। इसी में मैं लिखती हूँ, राम क्यों नहीं घर जाता। अब आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका। तो क्या होगा? सबसे पहले वाई डज, इसी के बाद नोट लगाएंगे। डू डज के बाद क्या लगा देंगे? नोट। और वाई डज नोट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, उसके बाद जो कहते हैं गो टू होम। तो समझ गए क्या मैं बोली कि अगर सब्जेक्ट के बाद क्यों रहेगा तब बनाने का नियम और सब्जेक्ट के पहले क्यों रहेगा तब बनाने का नियम। तो आप लोग जरूर देखिएगा कि कैसे बनती है और रिपीट करके कलम कॉपी के साथ आप नोट कीजिएगा, पेन कॉपी के साथ, कि कहाँ कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी परिभाषा मैंने बताई वो नोट कीजिएगा और जितने भी एग्जाम्पल मैंने समझाई एग्जाम्पल के थ्रू वो भी नोट कीजिएगा आप लोग। तो देखिए वंस मोर एग्जाम्पल, ये आप लोग को होमवर्क के लिए देती हूँ, आप लोग बना के बताना। वह मैदान में क्यों क्रिकेट खेलते हैं। सॉरी, वह नहीं, वे रहने दीजिए। वे मैदान में क्यों क्रिकेट खेलते हैं। आप इसको जरूर बना के कमेंट बॉक्स में आप लोग सब कमेंट कीजिएगा कि वे मैदान में क्यों खेलते हैं, इसका ट्रांसलेट कैसे होगी इंग्लिश में। आप लोग जरूर बता के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर से जरूर। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग वीडियो से क्या सीखे और कैसे क्या सीखे प्रेजेंट टेंस के बारे में और टेंस के बारे में। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बाकी थैंक यू ऑल।